जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। दोस्तों, जरूरी ये नहीं है कि आप कितनी बार असफल हुए। जरूरी ये है कि आपका अंतिम प्रयास जो है वो सफलता की ओर रहा या नहीं रहा। अर्थात अंतिम रूप से आप सफल हुए हैं या नहीं हुए। और छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको सफलता से दूर कर देती है। मैंने अक्सर विद्यार्थियों से ये चर्चा सुनी है कि एट लास्ट सर, जब एग्जाम पीरियड आता है तो कोई ना कोई पोर्शन ऐसा कमजोर रह जाता है जिसके कारण से सफलता नहीं मिल पाती है। और फिर मैंने काफी मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन करने के बाद पता चला क्या कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर मैंने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री पर ही फोकस्ड होकर अपने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने लगते हैं, और इसी कारण से हम ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स भूल जाते हैं। हम दो या तीन या चारों सब्जेक्ट को, पांच सब्जेक्ट को एक साथ लेकर नहीं चल पाते हैं, और ये चुनौती उभर कर आ जाती है। उन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास। मतलब 365 दिन कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें क्या है कि प्रतिदिन हम आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट के बेस पर एमसीक्यू करा रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, जिससे क्या है कि आप निरंतर इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक से जुड़े रहें और एमसीक्यू के माध्यम से आप आगे भी बढ़ते रहें, जिससे आपको आने वाली चुनौतियां जो हैं, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको बड़ी सरलता से सॉल्व कर लें। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि मैं आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर सबसे पहले उन्हीं टॉपिक पर ध्यान दे रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, और जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, हर परीक्षा को ध्यान में रखकर ये टॉपिक कराए जा रहे हैं। 365 दिन इसलिए इसका नाम रखा है मैंने, क्योंकि ये क्लास 365 दिन चलने वाली है लगातार। प्रतिदिन आपको 9:30 बजे एक वीडियो मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डेड है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि समय के अभाव के कारण से भी मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, और दूसरा ये भी है क्या कि 9:30 बजे 15 मिनट की लाइव क्लास का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसीलिए 15-20 मिनट का ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे अच्छी तरीके से बिना डिस्टर्ब हुए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा और छोटी छोटी बारीकी को समझते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ऐसा ना हो जाए क्या कि अधूरा कॉन्सेप्ट केवल ऊपर का जान लिया, बस हो गया हमारा काम। इस पर बेस्ड होकर अगर आप क्लास करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि वही चुनौती रहेगी जो परीक्षा में अक्सर आप महसूस करते हैं। तो वो चुनौती ना रहे। अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आपको आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वो टॉपिक है क्या? क्राउडिंग आउट। ये क्राउडिंग आउट भी एक शब्द है और दूसरा शब्द है क्राउडिंग इन। हम आउट की चर्चा भी कर लेंगे, छोटी तरीके से संक्षिप्त रूप में क्वेश्चंस कराएंगे तो क्राउडिंग इन की चर्चा कर लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्राउडिंग इन। ठीक है, मतलब एक तरह से क्राउडिंग आउट में तो निवेश एक तरह से कम होता है, अब क्राउडिंग इन में आना शुरू हो जाएगा। जस्ट विपरीत कह लीजिए आप उसको, संक्षिप्त में अगर कहें। लेकिन अगर हम क्राउडिंग आउट के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इनके कॉन्सेप्ट को हम बड़ी आराम से समझ जाएंगे फिर। ठीक है, तो आज का हमारा क्राउडिंग इन आउट टॉपिक है, इनको हम लोग इसी के माध्यम से समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन के बेस्ड होकर आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक जा रहा है।
और भी कई क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड होकर, उन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं या नहीं। आगे जो पीछे एक तरह से जैसे ही हम चलेंगे आगे, तो आगे आपको क्वेश्चंस और भी दिखाई देंगे, आप उनसे भी मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को जानते हुए क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को बनाकर रखना है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न, आंसर बाद में बताएंगे हम, पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। और अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप आंसर के रूप में एक काम करिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा कि सर इसका ये आंसर होगा। आप जरूर एक तरह से आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर हमको विचार करना है। वित्तीय क्राउडिंग आउट तब होता है जब सरकार के भारी उधार के कारण ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है। एक ये कौन सा। दूसरा है संसाधन क्राउडिंग आउट। हमने एक वित्तीय क्राउडिंग आउट की बात की है इसमें, और दूसरा की है संसाधन क्राउडिंग आउट। तब होता है जब सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए श्रम और सामग्री जैसे सीमित संसाधनों की मांग करती है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो ये सही ऑप्शन के रूप में केवल एक होगा, बी आंसर होगा केवल 2, सी है 1 और 2, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो फटाफट आप लोग जब तक कमेंट में बताइए, तब तक हम क्राउडिंग आउट को समझते हैं कि क्राउडिंग आउट होता क्या है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि चीजें हैं क्या क्राउडिंग आउट के रूप में। ठीक है, अब क्राउडिंग आउट तो भाई ज्यादातर क्या है कि जब हम चीजों को पढ़ते हैं तब फिर हमको पता चलता है कि ऐसा भी कोई शब्द है। वास्तव में क्या है कि क्राउडिंग आउट की संकल्पना क्यों रिप्रेजेंट की जा रही है, क्यों ये शब्द चर्चा में रहता है? चर्चा में ये रहता, इसलिए ये रहता है ये शब्द, क्योंकि सरकार जब अपने सार्वजनिक खर्चों को बढ़ाती है, तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सरकार जब खर्चों को बढ़ाती है तो उससे निवेश क्या होता है कि प्रोत्साहित होता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार जब अपने सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है तो उसके कारण से निवेश हतोत्साहित होता है। कुछ लोग कहते हैं प्रोत्साहित होता है, कुछ लोग कहते हैं हतोत्साहित होता है। मतलब एक तरह से सार्वजनिक व्यय के बढ़ने और घटने का अर्थव्यवस्था में प्रभाव देखने को मिलता है। अब जब प्रभाव अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है तो उसी से बना हुआ एक शब्द निकल कर आता है, और ये वास्तव में क्या है कि सरकार के व्यय अधिक करने के कारण से उत्पन्न होता है। सरकार के व्यय अधिक करने के कारण से उत्पन्न होता है, और निजी क्षेत्र का निवेश और खर्चे पर वो प्रभाव डालता है। उसी शब्द को हमने क्या कहा है, क्राउडिंग आउट कहा है। समझिएगा, उसी शब्द को मैंने क्या कहा है, क्राउडिंग आउट। अर्थात एक ऐसी स्थिति है जब सरकार के द्वारा किए गए बढ़ते सार्वजनिक व्यय के कारण से, मतलब अगर सरकार यहां पर व्यय बढ़ाती है, खर्चे बढ़ाती है, तो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का निवेश और खर्च कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यहां पर ऐसा माना जाता है। एक ऐसी अवधारणा है जो यह बताती है कि सरकार अगर सार्वजनिक खर्च बढ़ाएगी तो निजी क्षेत्र का खर्च कम हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। इस बात को रिप्रेजेंट करता है। उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे होगा, सरकार खर्चा बढ़ाएगी, निजी क्षेत्र का कम कैसे हो जाएगा खर्चा? सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो निजी क्षेत्र का एक तरह से कैसे खर्च कम हो जाएगा? अर्थात एक तरह से निजी क्षेत्र पर एक प्रभाव पड़ने लगता है अर्थव्यवस्था में। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझें तो उसी का नाम है क्राउडिंग आउट। क्या कह रहा है क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार द्वारा किए गए बढ़ते सार्वजनिक व्यय के कारण अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का निवेश और खर्च कम हो जाता है। यही बात मैं कह रहा हूं। यह सरकारी हस्तक्षेप के एक संभावित अनपेक्षित परिणाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्राउडिंग आउट एक ऐसी आर्थिक अवधारणा जो यह बताती है कि सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाती है तो निजी क्षेत्र का खर्च कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है।
ठीक, जो हमने एक तरह से बताया, सरकार अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए या तो करों में वृद्धि करती है या ट्रेजरी सिक्योरिटी बेचकर उधार लेती है। ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। हमारा यहाँ पर सरकार का खर्च बढ़ने से निजी क्षेत्र का निवेश कम होता है। इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, क्राउडिंग आउट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्राउडिंग आउट के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन जो लिखी हुई थी क्या, कि जब सरकार अपने एक तरह से खर्चों को पूरा मतलब बढ़ाती है तो उसे पूरा करना पड़ेगा उसे। अब सरकार अपने खर्चे को कैसे पूरा करेगी, कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे सरकार अपने खर्चे को पूरा करेगी। जैसे मुझे अगर क्या है, खर्चों को एक तरह से अपने पूरा करना है तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा जिससे मैं अपने खर्चे पूरा कर सकूं। तो आप कहोगे कि सरकार, सर आप अपनी इनकम बढ़ा लो तो अपने खर्चे को पूरा कर सकते हो सर, या फिर आप क्या करो, उधार लेकर आ जाओ तो अपने खर्चे को पूरा कर सकते हो। उसी तरह से सरकार के संदर्भ में भी इसको समझिए। अगर सरकार को अपना व्यय बढ़ा रही है सरकार, तो जब व्यय बढ़ा रही है सरकार तो सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम का मतलब है सरकार को टैक्सेशन सिस्टम में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, कर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। इस क्राउडिंग आउट का एक इफेक्ट अर्थव्यवस्था में दिखना शुरू होता है। जब सरकार उधार लेती, उच्च करों के कारणों से व्यक्तियों और व्यवसायों के पास खर्च करने के लिए कम आय बचती है, जिससे उनकी खर्च करने और उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, और सरकारी उधार लेती है। अगर सरकार भारी मात्रा में उधार लेने लगी तो सरकार ने क्या किया कि अगर ट्रेजरी बिल, बॉन्ड वगैरह के माध्यम से अगर उधार लेना शुरू कर दिया तो बैंक अपनी पूंजी को सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार तो क्या है कि ऐसा लोन है जो कि 100% वापसी वाला लोन है। सरकार का दिया गया लोन तो अर्थात नो रिस्क लोन है, रिस्क फ्री लोन है। यहां पर अगर देखा जाए तो सरकार को दिया गया पैसा तो क्या है, नो रिस्क है, वहां से तो वापसी होनी ही होनी है। तो जितने भी बैंकें हैं वो सरकार को पैसा देंगी। अगर सरकार को पैसा देंगी तो कारपोरेट सेक्टर अगर उस पैसे को लेने जाता है तो कारपोरेट सेक्टर को होता क्या है कि उच्च दरों पर वो पैसा मिलता है। अगर उच्च दरों पर कारपोरेट सेक्टर को अर्थात जो उद्योगपति हैं उनको पैसा मिलेगा तो उसका एक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था में। और वो दुष्परिणाम किस रूप में मिलेगा कि उच्च दरों पर उनको ये पैसा दिया जाएगा, महंगे दरों पर ये पैसा दिया जाएगा। मतलब अगर सरकार उधार लेगी तो ज्यादातर बैंक एक तरह से क्या होगी, इन्हीं को उधार देंगे। उधार देंगे तो निजी क्षेत्र को क्या होगा, महंगा उधार देंगे। फिर महंगा उधार देंगे अर्थात हाई इंटरेस्ट रेट पर एक तरह से उधार देंगे। और जब हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार देंगे तो निवेश उससे क्या होगा, हतोत्साहित होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र पैसा नहीं लेगा निवेश करने के लिए। यही बात एक तरह से क्राउडिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कि जब सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाने का मतलब है कि सरकार उस की पैसे की जब व्यवस्था करेगी तो करों को बढ़ोतरी करेगी, तो करों की बढ़ोतरी करने से जो बचते हैं वो कम होंगी व्यक्तिगत, और बचते अगर कम होंगी तो निवेश कम होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो उधारियां हैं वो बढ़ेंगी, सरकार व्यय बढ़ाएगी, और अगर उधारियां बढ़ेंगी तो सरकार लोन लेकर उस पैसे को आएगी, और अगर सरकार उस पैसे को लोन लेने के लिए जाती है तो सरकार को तो सस्ते दरों पर स्टार्टिंग में मिल जाएगा, क्योंकि 100% नो एक तरह से रिस्क लोन है वो। लेकिन निजी क्षेत्र के लिए जब पैसा मांगने जाएगा निजी क्षेत्र तो उसको महंगे दरों पर पैसा मिलेगा, और बढ़ी हुई ब्याज दर के कारण से निजी व्यवसाय के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा, जिससे वे निवेश और विस्तार की अपनी योजनाओं को कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आर्थिक विकास अवरुद्ध होते हुए दिखाई देगा। तो क्राउडिंग आउट का इफेक्ट दिखाई देता है किस पे, आर्थिक विकास के रूप में दिखाई देता है।
अर्थात आर्थिक विकास पर यह नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। समझिएगा, सरकार को फंड चाहिए, अगर सरकार व्यय बढ़ा रही है तो सरकार को ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा धन चाहिए। जैसे सड़क पर है, रक्षा पर है, शिक्षा पर, इस पर अगर खर्च करेगी सरकार तो सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए। तो सरकार एक तरह से क्या होगा, टैक्स से पैसा पूरा नहीं आता है तो बाजार से उधार लेगी, बॉन्ड जारी करती है, और अगर सरकार के द्वारा ऋण की मांग की जाती है तो कर्ज की मांग बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था में, और कर्ज की मांग क्या करेगी कि ज्यादा एक तरह से मांग ब्याज दरों को बढ़ा देंगी, और अगर ब्याज दरों को बढ़ा देंगी तो निजी निवेश उससे प्रभावित हो जाएगा, अर्थात निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उधार लेना महंगा पड़ जाएगा, और उधार लेना पड़ जाएगा तो निजी कंपनियां और व्यक्ति निवेश कम करेंगे। इस बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर से पूरी अच्छी तरीके से इसको समझा दिया कि कैसे क्राउडिंग आउट का इफेक्ट दिखाई देता है अर्थव्यवस्था में, अर्थात निवेश हतोत्साहित हो जाता है सरकार के व्यय बढ़ाने से। इसी को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट का अगर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को अगर समझें, मैकेनिज्म को, अगर क्राउडिंग आउट इफेक्ट के मैकेनिज्म को अगर हम समझें तो दो तरह के मैकेनिज्म अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। एक तो फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट के रूप में दिखाई देता है, फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट के रूप में दिखाई देता है, और एक रिसोर्सेस क्राउडिंग आउट के इफेक्ट के रूप में दिखाई देता है, अर्थात संसाधन क्राउडिंग आउट इफेक्ट के रूप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले एक तरह से इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि वित्तीय क्राउडिंग आउट कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। आप ऐसे समझिएगा, ठीक है, जब सरकार को पैसे की जरूरत होगी तो अपने वित्त पोषण करने के लिए बड़े वित्त को वो उधार लेगी, सरकारी बॉन्ड के माध्यम से किसी भी तरीके से सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, और वित्तीय बाजारों से जब उधार लेने के लिए जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र के लिए महंगा ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, और जब महंगा ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो उससे क्या होगा कि निजी क्षेत्र के लिए निवेश करने का जो पैसा है वो महंगे दर पर मिलेगा, तो निवेश करने से बचेगी, और निजी क्षेत्र विस्तार की जो नीति है अपनी उसको नहीं अपनाएगी, फिर उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, फिर कहेगी कि अभी हम विस्तार नहीं कर लेते। अब समझिएगा इसको एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, मान लीजिए कि सरकार एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू करती है और इसके लिए भारी मात्रा में बॉन्ड जारी करती है। इससे बैंक और अन्य वित्तीय संस्था के पास उधार देने योग्य धन कम हो जाता है, क्योंकि वो सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं। इससे सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याज दर बढ़ जाती हैं, ऋणों पर ब्याज दर क्या होंगी, बढ़ जाएंगे। अब एक छोटा व्यवसाय जो विस्तार के लिए ऋण लेना चाहता है, मान लेते हैं एमएसएमई है। अब एमएसएमई क्या करता है, क्या कि अगर व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण देना चाहता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में बड़ी ब्याज दरों के कारण से वो उद्योग अलाभकारी स्थिति में आ सकता है, क्योंकि ब्याज को चुकाने के लिए ही उसे पैसा बहुत बड़ी मात्रा में रखना पड़ेगा, तो अलाभकारी स्थिति में आ जाएगा, और अब वह अपनी योजना को टाल देता है, और इसी को हम वित्तीय क्राउडिंग आउट कहते हैं, अर्थात निवेश को ये प्रभावित कर देता है। अब ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। वास्तव में प्रत्यक्ष क्राउडिंग आउट का मतलब है क्या, सरकार सीधे निजी क्षेत्र के साथ ऋण के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगती है, तो हम इसे कहेंगे ब्याज दर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष क्राउडिंग आउट इफेक्ट दिखाई दे रहा है वित्तीय क्षेत्र में, अर्थात सीधे झगड़ा सरकार के साथ में प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और अप्रत्यक्ष क्राउडिंग आउट कैसे है, सरकार के बड़े बचत घाटे की उम्मीदें वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता पैदा करती हैं। मतलब एक तरह से क्या होता है कि अगर सरकार का, भाई जाहिर सी बात है क्या कि जब सरकार पैसा उधार लेगी तो घाटे भी तो सरकार के बढ़ेंगे, सरकार के बचत घाटे बढ़ेंगे, तो बड़े बचत घाटे की उम्मीद से वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर देंगी, और जोखिम प्रीमियम बढ़ता है और प्रभावी ब्याज दरें बढ़ जाती हैं।
ये भी एक है। जोखिम प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई देता है और इसी कारण से क्या होता है कि ब्याज दरें और बढ़ते हुए दिखाई देती हैं। पता नहीं सरकार एक तरह से विफल ना हो जाए, सरकार क्या हो जाए कि अपने घाटे को कैसे कंट्रोल करेगी। घाटा अगर ज़्यादा होता रहेगा सरकार का तो फिर भविष्य में हो सकता है सरकार उसके लिए पैसे की आपूर्ति बहुत ज़्यादा कर दे। पैसा ज़्यादा अर्थव्यवस्था में अगर डाल देगी सरकार तो इन्फ्लेशन आ सकता है, इस तरह की अनिश्चितताएं आएंगी बाजार में। तो वो जो होगा वो फाइनेंशियल रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्राउडिंग आउट के इफेक्ट को दिखाएगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाएगा, क्योंकि भविष्य की अनिश्चितताएं वहां दिख रही हैं। भविष्य की अनिश्चितताएं वहां दिख रही हैं, क्योंकि ज्यादा खर्च, ज्यादा घाटा, जाहिर सी बात है ज्यादा रुपए छापना पड़ेंगे। मौद्रिक नीति के जो डिसबैलेंस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये एक इफेक्ट दिखाई देगा जिसको हम कहेंगे क्या, वित्तीय क्राउडिंग आउट। एक मैकेनिज्म आपने ये समझ लिया क्राउडिंग आउट का। दूसरा हमारा आ जाता है क्या, ये आता है संसाधन क्राउडिंग आउट। दूसरा इफेक्ट आता है क्या, संसाधन क्राउडिंग आउट। अब इस बात को भी समझेंगे हम। जब सरकार बड़ी सार्वजनिक परियोजनाएं शुरू करती है तो उसे श्रम, कच्चा माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है इनकी जो आवश्यकता है। यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के करीब है या विशिष्ट संसाधनों की आपूर्ति सीमित है तो सरकार की मांग निजी क्षेत्र के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता को कम कर सकती है। अगर मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी हुई है और अचानक से सरकार ने संसाधनों की मांग कर दी तो लोग सरकार की तरफ जाएंगे ना। आप ही बताओ कौन सी नौकरी पसंद करते हो आप, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? तो अब आप कहोगे सर सरकारी नौकरी, तो लोग सरकारी सिस्टम में तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर प्राइवेट की तरफ नहीं जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ संसाधन की मांग की जाती है, मतलब श्रम की मांग की जाती है, जहां भी है कच्चा माल भी भेज रहे हैं तो सरकार को भेजेंगे कि हम गवर्नमेंट को देंगे। तो निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की जो उपलब्धता है उसको कम कर देता है, और अगर कम कर देगा तो उनकी लागत बढ़ा देगा। लागत बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है कि उद्योग को प्रभावित कर जाएगा और उनको लॉस को बढ़ा देगा। निवेश हतोत्साहित हो जाएगा, आगे लोग पैसा नहीं लगाएंगे। फिर समझिएगा, आगे पैसा नहीं लगाएंगे। फिर से समझिएगा, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के करीब है तो विशिष्ट संसाधनों की आपूर्ति बहुत सीमित है, बहुत एक तरह से कम होकर आ रही है, तो सरकार की मांग निजी क्षेत्र के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता को कम कर सकती है और उनकी लागत बढ़ा सकती है। मान लीजिए सरकार एक महत्वाकांक्षी आवास योजना शुरू करती है जिसके लिए बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक, राजमिस्त्री और बढ़ई, सीमेंट, स्टील जैसी सामग्रियों की आवश्यकता है। यदि बाजार में इन संसाधनों की आपूर्ति सीमित है तो सरकार की भारी मांग के कारण निजी निर्माण कंपनियों के लिए इन संसाधन को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और उनकी लागत बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप निजी आवास परियोजनाओं में देरी हो सकती है या उनकी लागत बढ़ सकती है, जिससे निजी निवेश कम हो जाए, अर्थात निजी क्षेत्र पर ये निगेटिव डालेगा। तो ये कहलाता है संसाधन क्राउडिंग आउट, मतलब अर्थव्यवस्था अपने जो रास्ते जा रही थी उससे विचलित हो गई, उससे विचलित हो गई। तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, संसाधन क्राउडिंग आउट के रिप्रेजेंट होते हैं। क्या 100% हमेशा ही इस तरह की कंडीशंस बनती है? 100% क्या सर, जब भी सरकार एक तरह से व्यय बढ़ाएगी तो क्राउडिंग आउट की इफेक्ट की कंडीशन बनेगी? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ये हमेशा ही बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्राउडिंग इन की कंडीशन भी बन सकती है और निवेश बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कि हमेशा ही क्राउडिंग आउट की ही कंडीशन बनेगी। यहां वास्तव में अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से दिखाई देते हैं। एक पूर्ण क्राउडिंग आउट, कंप्लीट क्राउडिंग आउट, निजी निवेश पूरी तरह से घट जाता है। ठीक है, जितना सरकार खर्च बढ़ाती है उतना ही निवेश घटता है, इसको हम कहेंगे कंप्लीट क्राउडिंग आउट कहेंगे। एक आंशिक क्राउडिंग आउट कहते हैं, पार्सली क्राउडिंग आउट कहते हैं। इस पार्सली क्राउडिंग आउट में क्या होता है, कुछ हद तक निजी निवेश प्रोत्साहित होता है, कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं, अगर सरकार बढ़ाती है तो कुछ हद तक। एक ये होता है नो क्राउडिंग आउट, अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी है,
तो सरकार को अपने खर्चे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। सरकार को एक तरह से क्या है, संसाधन खाली है तो सरकार खर्च करके निजी निवेश को बाधित नहीं करता है, उस समय वहां पर फायदा दे सकता है। तो उसी को हम कहेंगे नो क्राउडिंग आउट। अर्थात जरूरी नहीं है अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट का इफेक्ट दिखाई दे जब अर्थव्यवस्था में क्या हो, सरकार खर्च बढ़ा रही हो, जरूरी नहीं है। और इसीलिए क्या है कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा समय समय पर बहस भी होती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि क्राउडिंग आउट का इफेक्ट अर्थव्यवस्था में पॉजिटिवली काम करता है, और कुछ लोग कहते हैं क्राउडिंग आउट का इफेक्ट क्या करता है कि निगेटिव काम करता है। सबकी अपनी अपनी एक तरह से धारणा है, सबने अपने अपने ढंग से एक तरह से इसको समझाया है कि पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकता है और निगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, दोनों तरह के इफेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है अर्थव्यवस्था में। जैसे कीन्सियन बनाम शास्त्रीय दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण है, क्लासिकल दृष्टिकोण है, कीन्सियन दृष्टिकोण है। उसमें कीन्सियन अर्थशास्त्री आमतौर पर मानते हैं कि मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से नीचे काम कर रही होती है और सरकारी खर्च समग्र मांग को बढ़ा सकता है, ठीक है, और निजी निवेश अर्थात क्राउडिंग इनका प्रभाव डाल सकता है, निजी निवेश को बढ़ा सकता है। तो वास्तव में क्या है कि सरकार अगर खर्च बढ़ाती है तो जरूरी नहीं है कि उससे खर्च यहां पर निवेश हतोत्साहित हो जाए। निजी निवेश बढ़ भी सकता है अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है, और अर्थव्यवस्था में मंदी है और पूर्ण रोजगार से नीचे की कंडीशन चल रही है तो निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है उस कंडीशंस में, ऐसा कहते हैं कीन्सियन महोदय। लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री इसका कहते हैं अलग, कहते हैं क्राउडिंग आउट के नकारात्मक प्रभाव पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि खासकर जब अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता के करीब काम कर रही हो तो फिर क्राउडिंग आउट की कंडीशन बनती है। तो फिर क्राउडिंग आउट की कंडीशन बनती है। क्या सर भारत में क्राउडिंग आउट की कंडीशन बनी? क्राउडिंग आउट की कंडीशन एक तरह से क्या बनी थी, आगे चर्चा करेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत एक तरह से रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसमें निकलने का काम भी किया गया था, ठीक है। क्राउडिंग आउट की मात्रा, अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर भी बहस होती रही है। समझिएगा दूसरा कि क्राउडिंग आउट कितना महत्वपूर्ण है। कुछ का तर्क है बहुत महत्वपूर्ण चिंता है ये, इस पर विचार करना चाहिए क्राउडिंग आउट पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर सरकार वास्तव में अगर अपने व्यय को बढ़ा रही है, अर्थात अर्थव्यवस्था में व्यय को बढ़ा रही है तो ये विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या अगर सरकार अपने व्यय को बढ़ा रही है तो ये विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए सरकार को व्यय कम करना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, सरकार को व्यय एक तरह से कम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो निजी निवेश को प्रोत्साहन कर देता है। तो दोनों ही तरह की एक तरह से बात कर रहे हैं कि राजकोषीय प्रोत्साहन की प्रभावशीलता को सीमित करता है, जबकि अन्य का मानना है विशेष यहां पर परिस्थितियों में इसका प्रभाव मामूली होता है। दूसरा, तरलता जाल की स्थिति में, ठीक है, ब्याज दरें पहले से ही बहुत कम होती हैं, ठीक है। तरलता जाल की स्थिति में क्या होता है, ब्याज दर क्या होती है, बहुत पहले से ही स्थिर होती है, और अतिरिक्त सरकारी उधार का ब्याज दरों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे वित्तीय क्राउडिंग आउट कम हो जाता है, ठीक है। और अतिरिक्त जो सरकारी उधार है ब्याज दरों पर कोई एक तरह से प्रभाव नहीं पड़ता। तरलता जाल का मतलब है ज्यादा लिक्विडिटी अगर अर्थव्यवस्था में चल रही है, बहुत ज्यादा एक तरह से मुद्रा की आपूर्ति चल रही है, तो ऐसी कंडीशंस में हो सकता है कि उस कंडीशंस में चीजें कुछ अलग ढंग से यहां पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ जाए, कुछ अलग ढंग से हो सकता है कि रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ जाए, ठीक है। तो अलग अलग स्थिति के रूप में अलग अलग रूप से चीजें बनती हुई दिखती हैं यहां। तो मैंने कहा तरलता जाल की स्थिति को भी समझ लिया होगा आप लोगों ने, और तरलता जाल की स्थिति को भी समझ लिया होगा, बड़े आराम से आपको ये बात एक तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो तरलता जाल में क्या होता है कि जब मौद्रिक नीति होती है
वो क्या होती है कि मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है, क्योंकि लोग व्यवसाय और नकदी रखने को प्राथमिकता देने लगते हैं और निवेश और उपभोग में वो एक तरह से पैसा नहीं लगाते हैं। वो स्थिति क्या कहलाने लगती है? तरलता जाल की स्थिति कहलाने लगती है वास्तव में। तो तरलता जाल की स्थिति में क्या होता है कि बचाने का काम भी कर देती है। ब्याज दर पहले से ही बहुत कम होती हैं यहाँ पर, और लोग पैसा एक तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं उस कंडीशन में। मतलब एक तरह से ये मान लो कि भविष्य की संभावनाएं कुछ अगर बन जाती हैं, इस तरह की तरलता जाल की स्थिति बन जाती है, तो उस कंडीशंस में ये कंडीशन यहाँ पर चीजें अलग ढंग से निकल कर आ जाए। तरलता जाल पर हम अकायदा आपको एक वीडियो बनाकर देंगे जो बहुत ही विस्तारित तरीके से होगा, जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां आपने ये देख लिया कि क्राउडिंग आउट का ये चीजें निकल गई। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर क्राउडिंग आउट का इफेक्ट होता है तो निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्राउडिंग इन की कंडीशन भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए शब्द तो क्या है? क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट का निजी निवेश में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा, सरकारी खर्च की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगता है कि सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो क्राउडिंग आउट एक तरह से बनेगा। क्राउडिंग आउट में निवेश हतोत्साहित होता है, वो कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो सरकारी जो व्यय है उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमने आपको बता दिया कीन्सियन अलग कहते हैं, और यहाँ पर शास्त्रीय जो क्लासिकल आपके इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा अलग बात कही गई है। उस सिद्धांत को मैंने रिप्रेजेंट कर ही दिया है आप लोगों को। तो सरकारी खर्च की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है। और तीसरा, संभावित अक्षमता, ये भी आ जाती है। सरकार उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है जहां निजी क्षेत्र अधिक कुशलता से काम कर सकता है, तो संसाधन आवंटन में अक्षमता आ सकती है। इस बात को एक तरह से जाना जाता है। तो ये इफेक्ट डालता है किसका? क्राउडिंग आउट का इफेक्ट इस तरह से दिखता है। अब सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या कि मैंने क्राउडिंग आउट के इफेक्ट के रूप में सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दी। यूपीएससी में अगर क्वेश्चंस बनेगा तो यहां पर बेस्ड होकर चीजें बन सकती हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को भी हमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हुए चलना होगा। ठीक है, और अगर हम यूपीएससी के रूप में अगर इस सिद्धांतों को समझते हैं तो फिर अच्छी तरीके से इसको जान सकते हैं। आर्थिक विकास पर एक निहितार्थ के रूप में काम करता है क्राउडिंग आउट। कैसे? मान लेते हैं कि क्राउडिंग आउट की अवधारणा आर्थिक विकास की रणनीति और सरकार की भूमिका पर बहस को जन्म देने लगती है। क्या सरकारी हस्तक्षेप हमेशा ही वांछनीय हो सकता है? किन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र को कमजोर कर सकता है? इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बना सकता है। राजकोषीय नीति की सीमाओं की जब बात की जाती है तो भी यूपीएससी में एक बहस का मुद्दा बन जाता है कि क्राउडिंग आउट वास्तव में राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता की सीमाओं को समझने में मदद करता है। जब एक तरह से अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता के बहुत करीब काम कर रही होती है तो उस कंडीशंस में सरकार के द्वारा किए गए व्यय, अधिक व्यय निवेश को हतोत्साहित नहीं कर देंगे। ये यूपीएससी में एक क्वेश्चन बन जाता है कि निवेश को हतोत्साहित नहीं कर देंगे। ऐसी कंडीशंस में तो निवेश हतोत्साहित हो जाएगा तो फिर देश विकास कैसे करेगा? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में बन सकता है। या फिर एक तरह से विभिन्न विचारधाराओं पर बन सकता है कि भैया क्राउडिंग आउट के संदर्भ में इसकी सीमाएं बताइए या इसका महत्व बताइए, पर अलग अलग राय दी गई है, उनकी चर्चा कीजिए। कुछ लोग एक तरह से कहते हैं कि मंदी के दौरान वास्तव में क्या है कि सरकार का जो खर्च है वो क्राउडिंग इन की कंडीशन पैदा कर देता है, अर्थात निवेश को प्रोत्साहन कर देता है, निवेश को प्रोत्साहन कर देता है। तो जबकि शास्त्रीय अर्थशास्त्री इस तरह से क्राउडिंग आउट के नकारात्मक प्रभाव पर अधिक जोर देते हैं। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो हमेशा होती रही हैं और होती रही हैं, तो फिर इस पर विचार करने की आवश्यकता हमको है। यूपीएससी में अगर पूछा भी जाता है तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में रखे रहिएगा और दोनों तरीके से इसको सोचिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी एक तरह से हमको विचार करना होगा कि क्राउडिंग आउट की प्रासंगिकता पर विचार करना चाहिए। सरकार के द्वारा एक तरह से राजकोषीय निवेश, सरकारी निवेश की आवश्यकता है या नहीं, इस पर विचार करते हुए निवेश किया जाए।
जैसे मान लेते हैं क्या कि सरकार बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा जोर देती है, बहुत ज्यादा एक तरह से ध्यान करती है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकार अगर ऋण ले लेती है, तो वित्तीय बाजार में तरलता अगर नहीं है तो सरकारी ब्याज दरों के कारण से, सरकारी ऋण के कारण से ब्याज दरें बहुत ऊंची हो जाएंगी, और अगर ऊंची हो जाएंगी तो उससे एमएसएमई उद्योग बहुत हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि उसको मिलने वाला ऋण क्या होगा, महंगा होगा। और एमएसएमई उद्योग जो है वो वास्तव में हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो श्रम और रोजगार में एक अच्छा स्थान रखता है, श्रमिकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, खासतौर से अकुशल या फिर कम कुशल श्रमिकों के रोजगार पर। तो ये अगर हम सारे स्ट्रक्चर को समझें इस पर, तो यूपीएससी पर प्रश्न इसी पर आधारित बन सकते हैं और चीजें रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्राउडिंग आउट के इफेक्ट से निकला कैसे जाए, कैसे यहां पर हम उपाय करें जिससे क्राउडिंग आउट को कैसे कम किया जा सकता है। तो मौद्रिक नीति के सहयोग से आरबीआई रेपो रेट घटाकर लिक्विडिटी बढ़ा सकता है, एफडीआई प्रोत्साहन करके विदेशी पूंजी से घरेलू ऋण पर दबाव घटेगा, राजकोषीय अनुशासन से एफआरबीएम एक्ट जैसे कदमों को मजबूती से लागू करना होगा। ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी से सरकारी व्यय घट सकता है, बाजारों की गहराई करण पूंजी बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी और व्यापक बनाकर क्राउडिंग आउट के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो ये उपाय आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं और उन्हीं पर बेस्ड होकर आपको काम करना है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट के बाद में प्रश्न आ जाते हैं जिस पर बेस्ड होकर आपको काम करना है और चीजें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश को अक्सर क्राउडिंग इन के एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। ठीक है, सरकारी निवेश को अक्सर ये माना जाता है, क्या क्राउडिंग आउट के रूप में नहीं माना जाता है, ये मानकर हम लोग चलते हैं कि क्राउडिंग इन की कंडीशन बनेगी, अर्थात सरकारी निवेश ज्यादा बढ़ेगा के रूप में उदाहरण में उद्धृत किया जाता है। इसका क्या कारण है, क्या कारण है? यह सीधे निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करता है? नहीं। ठीक है, सरकारी निवेश निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, निजी व्यवसायों के लिए परिवहन लागत को कम करता है। जब हम बुनियादी स्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं जैसे सड़क पुल और इन सब पर, तो उससे परिचालन लागत कम होती है, इसकी निजी क्षेत्र की। और निजी क्षेत्र की अगर परिचालन लागत कम होगी तो क्राउडिंग इन की कंडीशन बनेगी, अर्थात निजी निवेश प्रोत्साहन होगा। और निजी निवेश प्रोत्साहन होगा तो उससे क्या होगा कि जब परिचालन लागत उनकी कम होगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बंदरगाह बनेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी लागतें कम होंगी तो उन्हें लाभ ज्यादा होगा। लाभ ज्यादा होगा तो वो उत्पादकता बढ़ाकर नए अवसर पैदा करेगा वो निजी क्षेत्र के लिए। तो निजी क्षेत्र के लिए बाजार बनते हुए दिखाई देगा, बाजार तक उन निजी क्षेत्र की पहुंच स्थापित होगी, वो समस्त उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, और जब समस्त उत्पादकता में वृद्धि होगी तो उनका लाभ बढ़ेगा, और अगर लाभ बढ़ा तो जाहिर सी बात है निवेश प्रोत्साहन होगा और अनुकूल माहौल बनेगा किसके लिए, निजी क्षेत्र के लिए, जिससे वो फायदे में आएंगे। इसीलिए इन सब प्रभावों को क्राउडिंग इन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सरकारी निवेश केवल क्राउडिंग आउट नहीं हो सकता है, क्राउडिंग इन भी हो सकता है, अर्थात निवेश को प्रोत्साहन करने वाली कंडीशन भी बन सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, निवेश को प्रोत्साहन करने वाली कंडीशन भी बन सकती है। आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्राउडिंग आउट की डिग्री को कम कर सकता है, क्राउडिंग आउट की डिग्री को कम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्राउडिंग आउट की डिग्री का मतलब हो गया कि निवेश को हतोत्साहित कर सकता है। ठीक है, तब निवेश एक तरह से निवेश यहां पर प्रोत्साहित होगा। क्राउडिंग आउट में तो क्या होता है, निवेश हतोत्साहित होता है। वैसे तो सरकार अगर निवेश बढ़ाएगी, सरकार अगर व्यय बढ़ाएगी तो निवेश हतोत्साहित होगा। तो निवेश प्रोत्साहित कब होगा, अगर अर्थव्यवस्था में क्या है कि देखा जाए तो अप्रयुक्त क्षमता की उपस्थिति ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में हो जाएगा।
मंदी की स्थिति में फायदेमंद हो जाता है ना। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त क्षमता की उपस्थिति अगर है तो क्राउडिंग आउट की डिग्री को कम कर देगा। ये क्राउडिंग आउट की डिग्री को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। याद रखेंगे आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खुली अर्थव्यवस्था में सरकारी उधार के कारण ब्याज दरों में वृद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम हो सकता है? अगर ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? ठीक है, देखो समझना, एक ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, और ओपन इकोनॉमी है तो अगर ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो निवेशक क्या करेंगे कि निवेश करने भारत में आएंगे। अगर भारत में ब्याज हो जाता है तो निवेश करने के लिए भारत में आएंगे, और निवेश करने के लिए अगर भारत में आते हैं, ठीक है, बॉन्ड खरीदेंगे, कुछ भी अगर खरीदते हैं, अगर ब्याज दर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड तो खरीदेगा ही निवेशक। ठीक है, और अगर बॉन्ड वगैरह खरीदता है तो निवेशकों को आकर्षित कर रहा है ना वो, और वहां पर क्या मिल रहा है? ज्यादा ब्याज मिल रहा है, ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक, और जब ज्यादा ब्याज मिलेगा तो ऐसी कंडीशंस में रुपया क्या होगा हमारा? अब रुपया खरीदेगा, इसका मतलब है निवेश करने से पहले तो उसे रुपए चाहिए, क्योंकि निवेश तो रुपए में ही करेगा। तो रुपए की क्या होगी? मांग बढ़ेगी, रुपए की मांग बढ़ेगी, और रुपए की अगर मांग बढ़ेगी तो रुपए का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो रुपए का मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या कि अगर हम देखें तो रुपए का जब एक तरह से मूल्य बढ़ते हुए दिखाई देगा, मुद्रा की है, तो मूल्य वर्धन होगा, मुद्रा का मूल्य वर्धन होगा, अर्थात घरेलू मुद्रा का मूल्य वर्धन होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और अगर मजबूत मुद्रा होगी तो हमारा निवेश एक तरह से महंगा हो जाएगा, आयात सस्ता हो जाएगा। जैसे समझिएगा, $1 बराबर पहले 80 रुपए चल रहा है, तो अचानक से क्या हो जाएगा? $1 बराबर 70 हो गया अगर, तो रुपया मजबूत हो गया। अब $1 बराबर 70 हो गया तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि हमारे यहां से निर्यात महंगा हो गया। पहले वो 80 रुपए की चीज के लिए $1 दे रहा था, हमारे यहां से अगर कोई मंगा रहा है, अब 80 रुपए के चीज के लिए वो $1 कुछ सेंट देगा, क्योंकि 10 रुपए की भी कीमत है ना, तो उसके लिए निर्यात क्या हो गया? महंगा हो गया। आयात सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पहले हम 80 रुपए में मंगा रहे थे $1 वाली चीज, अब 70 रुपए में एक तरह से मंगाएंगे, आयात सस्ता हो जाएगा, तो निर्यात कम हो जाता है। इस तरह से चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आती हैं, क्योंकि निवेश हमारे यहां पर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, निवेश को आकर्षित कर देता है, और निवेश को आकर्षित कर देता है तो देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ते हुए दिखाई देता है, और देश में जब पूंजी का प्रवाह बढ़ते हुए दिखाई देता है तो इस तरह से कंडीशंस बनती है, अर्थात मुद्रा का एप्रिसिएशन होते हुए दिखाई देता है, अर्थात वृद्धि होते हुए दिखाई देती है, मूल्य वर्धन एक तरह से बढ़ते हुए दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग तुल्यता। ये क्वेश्चन एक तरह से आपका आ गया है, रिकॉर्डिंग तुल्यता। ठीक है, ये अवधारणा के अनुसार सरकारी उधार का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक तरह से है, इसलिए थोड़ा साइड हो जाता हूं। यह निजी खर्च को बढ़ाता है, क्योंकि लोग भविष्य में कम करों की उम्मीद करते हैं। ठीक, दूसरा है इसका निजी खर्च पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग भविष्य में उच्च करों की प्रत्याशा में अपनी बचत बढ़ाते हैं। ठीक है, यह हमेशा ब्याज दरों में वृद्धि का कारण बनता है, जिससे निजी निवेश कम हो जाता है। यह केवल अल्पकाल में समग्र मांग को बढ़ाता है। ठीक है, वास्तव में क्या है कि जो रिकॉर्डियन क्षमता है, तुल्यता है यह, ठीक है, यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है सरकारी खर्च और करों के बीच एक समतुल्यता है। ठीक है, और यह सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। यह बात को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है वास्तव में,
किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर सरकार, ठीक है, अगर सरकार यहां पर अपने खर्चों को बढ़ाएगी, तो खर्चों को बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी कंडीशंस में खर्चों को बढ़ाने के लिए उच्च करों को भी बढ़ाएगी। ये बात कहता है रिकॉर्डियन तुल्यता, अर्थात रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, रिकॉर्डियन समता के अनुसार सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि करना आवश्यक एक तरह से हो जाता है, और लोग ये मानकर चलने लगते हैं कि सरकार एक तरह से अगर अपने खर्च को बढ़ा रही है, तो सरकार अगर अपने खर्च को बढ़ा रही है तो 100% अपने क्या करेगी कि टैक्सेस को भी भविष्य में बढ़ाएगी। ये आप मानकर चलिए, ठीक है। यह निजी खर्च को बढ़ाता है क्योंकि भविष्य में कम करों की नहीं, ज्यादा। ये निजी खर्च पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, निजी खर्च पर एक तरह से कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग भविष्य में करों की प्रत्याशा में अपनी बचत बढ़ाते हैं। यस, बिल्कुल बाहिर सी बात है कि सरकार भविष्य में एक तरह से क्या है कि अपना एक तरह से टैक्स बढ़ा देगी 100%, क्योंकि सरकार क्या करेगी कि ज्यादा खर्च कर रही है अभी, और ज्यादा अगर खर्च करेगी तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि व्यय बढ़ेगा, और व्यय बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशंस में रिकॉर्डियन तुल्यता की अवधारणा के अनुसार सरकारी उधार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निजी खर्च पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग अपनी खर्च को ज्यादा एक तरह से नहीं करते हैं, कोई एक तरह से खर्च पर नहीं करते हैं, क्योंकि लोग भविष्य में उच्च करों की प्रत्याशा में अपनी बचत बढ़ाते हैं। ये इसका सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। उच्च करों की प्रत्याशा में लोग बचत यहां पर बचत बढ़ाते हैं, इसको याद रखना। ये क्या कहता है रिकॉर्डियन तुल्यता? रिकॉर्डियन तुल्यता कहता है क्या कि सरकार अगर अपनी व्यय बढ़ाएगी तो भविष्य में 100% उससे हो सकता है कि टैक्सेस भी बढ़ाए। इसी बात को रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्डियन तुल्यता, ठीक है। रिकॉर्डियन तुल्यता सिद्धांत का यह तर्क है, जब सरकार आज उधार लेती है तो तर्कसंगत व्यक्ति भविष्य में उच्च करों की उम्मीद करते हैं और इसीलिए भविष्य में करों का भुगतान करने के लिए आज अपनी बचत बढ़ाते हैं। इस प्रकार सरकारी उधार का निजी खर्च पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि यह सिद्धांत अनुभवजन्य रूप से पूरी तरह से समर्थित नहीं है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्यों? 100% ये बात आपको दिमाग में रखनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय क्राउडिंग आउट तब होता है जब सरकार की भारी उधार के कारण ब्याज दरें बढ़ती हैं, ठीक है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। संसाधन क्राउडिंग आउट तब होता है जब सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए श्रम और सामग्री जैसी सीमित संसाधनों की मांग करते हैं, जिससे निजी क्षेत्र के लिए उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? दोनों ही सही है, बिल्कुल एक तरह से दोनों ही सही है। आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा विचार तो करना नहीं है, बिल्कुल एक तरह से सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्राउडिंग इन की अवधारणा किससे संबंधित है? फटाफट एक तरह से बता दीजिएगा, बहुत ज्यादा एक तरह से कठिन ये भी सवाल नहीं है क्राउडिंग इन का भी। तो क्या है क्राउडिंग इन की अवधारणा, किससे संबंधित है? निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से उधार लेना, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय के कारण निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, सरकारी नीतियों के कारण कर राजस्व में वृद्धि, सरकार शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह। फटाफट एक तरह से बताइए। हमने कहा कि क्राउडिंग इन में जस्ट उल्टा हो जाता है, आउट में तो क्या होता है? निवेश कम हो जाता है, वहां पर क्या है? निवेश बढ़ जाता है। तो क्राउडिंग इन क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय के कारण निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्राउडिंग इन कहते हैं। तो आउट भी मैंने समझा दिया, इन भी समझा दिया, दोनों ही चीजों को मैंने यहां पर क्या कर दिया है? आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपके क्वेश्चंस के रूप में। अब हमारे ख्याल से क्वेश्चन इसमें नहीं बचे हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम आप लोगों को ये क्वेश्चंस लगातार देते रहते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। इस पर बेस्ड होकर हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके क्वेश्चंस बनाए जाएं और सरल भाषा में 2-2, 3-3 बार लाइन को बताते हुए, चीज़ों को मैं समझाते हुए कर रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको परीक्षा में कोई चुनौती ना आए। अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं इसको तो पर्याप्त है आपके लिए। इसी तरीके से ये क्लास चलती रहेगी 365 डेज, जिसमें आप प्रतिदिन एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और
ये क्लास 9:30 बजे रात्रि में इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे अपने टाइम पे।